हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जी चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम देख रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 का विद्रोह। हमने उसको पूरी तरीके से समझ लिया था। अब हमको देखना है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसके कारण क्या थे, यानी कि कॉजेज, उसके कुछ सिग्निफिकेंस और उसके साथ ही साथ मतलब कि उसका महत्व क्या रहा हमारे लिए। उसके साथ ही साथ उसका नेचर क्या था, यानी जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, जो 1857 का विद्रोह था, उसकी प्रकृति क्या थी। और उसके अलावा हम देखेंगे इस लेक्चर में कि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है उससे संबंधित कुछ पुस्तकें और कुछ अन्य जुड़े हुए फैक्ट जो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट नहीं किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज, यानी कि कारण। तो जब हम कॉजेज की बात करते हैं तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे यहाँ पे कि चूँकि मेरे नोट्स इंग्लिश मीडियम में हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी मीडियम के नोट्स अवेलेबल कराइए। तो देखिए बच्चा, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इंग्लिश में भी नोट्स अवेलेबल कराऊँ और हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल कराऊँ। फ़िलहाल अभी पॉसिबल नहीं है। नियर फ्यूचर में हम देखेंगे जब हमारे पास ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, हमारे पास कोई ऐसी फैकल्टी रहती है जो ये काम करे, तो हम आपको उसको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल करा देंगे। लेकिन आपके लिए एक टास्क है, आप सभी के लिए ओपन है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो भी हिंदी माध्यम के हैं। देखिए, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो एक एक चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन तो करता ही हूँ, और जो मेरे नोट्स हैं इंग्लिश मीडियम के वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होते हैं। तो अब यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है, जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे। जो भी मेरा लेक्चर पूरा देखता है वो मेरे नोट्स को बनाए हिंदी मीडियम में, ठीक। और जिसका भी नोट्स, और वो उस नंबर पे सेंड करिए, ठीक है, व्हाट्सएप करिए या टेलीग्राम करिए उस नंबर पे। और जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी एस्पिरेंट का नोट्स मुझे सबसे बेहतर लगेगा किसी भी टॉपिक का, उसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा उसके नाम के साथ में, ठीक है। जो भी भेजें वो अपना नाम वगैरह उस नोट्स पे ना लिख के अलग से लिख दें। मैं उसको जब नोट्स अपलोड करूँगा तो उसके साथ में उनका नाम वगैरह लिख दूँगा, सारी चीज़ें। अच्छा, अब आप कहेंगे इसमें आपका क्या फ़ायदा है? तो देखिए, पहली चीज़ तो फ़ायदे की बात तो यहाँ है नहीं। अगर आप नोट्स बनाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपका फ़ायदा ही है। लेकिन मैंने कुछ डिसाइड किया है, जो कि एक सरप्राइज़ है। जो भी नोट्स जिस भी लेक्चर के, जैसे आज ये चैप्टर 7 है हमारा चल रहा है, इसका सेकंड पार्ट आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चैप्टर 7 का जो सेकंड पार्ट का लेक्चर है जो अभी आप देख रहे हैं, इसका नोट्स जैसे आपने मुझे भेजा, मान लेते हैं कि 100-150 लोगों ने भेजा, 50 लोगों ने भेजा, हिंदी मीडियम वालों ने नोट्स बना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू, तो आप आराम से उस नोट्स को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जिसका भी नोट सबसे अच्छा होगा, जिसको मैं चूज़ करूँगा टेलीग्राम चैनल में अपलोड करने के लिए, उसको कुछ गिफ्ट भी मिलेगा। हर लेक्चर के नोट्स का उसको गिफ्ट पर्टिकुलर मिलेगा। जिसको भी गिफ्ट मिलेगा, मैं जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा तो मैं उसका नाम जो है वो अनाउंस कर दूँगा कि इनका जो है ये नोट्स सेलेक्ट हुआ है। और जिनका नोट सेलेक्ट हुआ है उनको क्या गिफ्ट मिला है वो कमेंट बॉक्स में अपना के बता देंगे। ओपनली मैं नहीं बताऊँगा ये क्या गिफ्ट रहेगा। तो ये प्राइज़ होगा, एक्चुअल में गिफ्ट नहीं है, ये प्राइज़ है, इनाम है आपका कि आपने पूरे लेक्चर का नोट्स बनाया, क्योंकि वही नोट्स आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि जब हम एक बार कोई लेक्चर देख रहे होते हैं, नोट्स बनाते हैं उसका, तो उसके बाद रिवीजन के लिए हम किसी रेफरेंस बुक का प्रयोग करते हैं। और जब हम एक बार हमने किसी टॉपिक का नोट्स कंप्लीट बना लिया, फिर उसको रेफरेंस बुक से पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता अगर आपने पूरा सिलेबस ऐसे कवर किया है। तो आज से आपका ये कंपटीशन शुरू होता है कि किसके नोट्स सबसे बेहतर होंगे, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरे 2 टेलीग्राम चैनल हैं। एक वो है जहाँ पे मैं अदर इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल कराता हूँ, जिसमें अप्रॉक्सिमेटली 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। और एक ग्रुप ऐसा है जो अभी रिसेंट बना है केवल इस यूट्यूब चैनल के जो लेक्चर्स हैं उनके नोट्स के लिए। तो अब आप समझ ही रहे होंगे, 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर अगर कहीं कहीं है और वहाँ अगर मैं आपका नाम लगा के भेजता हूँ तो कहीं ना कहीं एक अच्छा नाम बनता है आपका। और कंटिन्यूसली अगर आप ही का सेलेक्ट होता रहा तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा अपने फ्यूचर के लिए, अपनी चीज़ें आगे और बढ़ाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आज का।
तो ये तो था आपका प्राइस से रिलेटेड बात। तो देखते हैं कितने लोगों का नोट्स आता है। जो भी सीरियस स्टूडेंट होंगे वो अपने नोट्स भेजेंगे। हालांकि मुझे पता है कि 2023 का एग्ज़ाम भी आ रहा है, बट अगर आप 2023 के एग्ज़ाम के पहले ये लेक्चर्स देखना चाहते हैं, इस टॉपिक को मेरे साथ डिटेल में कवर करना चाहते हैं, क्योंकि अब 1.5-2 महीना बचा है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं होगा बहुत से लोगों के पास। लेकिन जो लोग इस बार के अटेम्प्ट में सीरियस नहीं, जिनको लग रहा है कि वो नहीं दे सकते हैं, टाइम नहीं बचा, हालांकि टाइम बचा है अभी, इतने में भी निकलता है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो बताएं, मैं उनको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे एक बार में ये इतने कम टाइम में भी प्री क्वालिफाई किया जा सकता है। बट अगर जो सीरियस नहीं है, जो 2024 सोच रहे हैं, 2025 सोच रहे हैं, तो वो ये 2 महीने वेट ना करें कि जब इस बार का प्री हो जाए एग्ज़ाम उसके बाद शुरू करेंगे। नहीं, आपको शुरू करना है, शुरू करिए, नोट्स बनाइए। मेरी तरफ से इनिशिएटिव इतना है कि आपके नोट्स जिसके सबसे बेस्ट होंगे उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें 6 से 7 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। और उसके साथ ही साथ मैं उसको जो है जिसका भी वो नोट्स होगा उसको मैं कुछ ना कुछ प्राइज़ भी दूंगा, और जो भी प्राइज़ दूंगा वो एस्पिरेंट खुद कमेंट बॉक्स में आके बताएगा कि उसको क्या प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉजेज़। तो कॉजेज़ को हम बांट लेते हैं कुछ कैटेगरी में। तो एक आपका हो गया पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि राजनैतिक प्रशासनिक कारण। एक है आपका सोशियो रिलीजियस, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक। एक है मिलिट्री कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज हो गया। इकोनॉमिक कॉजेज है, इमीडिएट कॉज है, इकोनॉमिक कॉज, इमीडिएट कॉज, और उसके साथ ही साथ सम इवेंट्स। ये आपके हो गए कॉजेज। अब हम कॉजेज को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि राजनीतिक प्रशासनिक कारण के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए कई सारी ट्रीटीज की गई। इसमें हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने जो कंपनी थी उसने कुछ ट्रीटी की थी, कुछ संधियां की थी। अब क्या वो संधियां थी, तो यहाँ पे ये नियंत्रण की जो नीति है अपनाई, नियंत्रण की क्या नीतियां अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, नियंत्रण की नीतियां। तो उसमें उन्होंने कुछ संधियां की, जैसे आपने पढ़ा होगा सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सहायक संधि। आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें दो चीजें आती हैं, सबसे पहले आती हैं कुछ ट्रीटीज। तो जब हम ट्रीटीज की बात करते हैं तो इसमें आपकी एक आती है सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस, और एक आपकी आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत। इन दो का प्रयोग किया था पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल के लिए, यानी कि नियंत्रण की नीति के अंतर्गत ये दो संधियां प्रयोग की। इसके अलावा उन्होंने एनेक्स किया, कब्जा किया। कैसे, ट्रीटीज की हम बात करेंगे यहाँ पे, और हम बात करेंगे एनेक्सेशन की। एनेक्सेशन यानी कि कब्जा। कब्जा दो तरीके से किया, एक तो युद्ध यानी कि वॉर, और दूसरा था आपका कि जो एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको उन्होंने कहा कि जैसे गवर्नेंस कहीं की अच्छी नहीं चल रही है, ठीक, तो उसको हमने बोला प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। तो ये हो गया युद्ध के द्वारा कब्जा करना, और दूसरा हो गया कि माल, जो आपका मतलब कुप्रशासन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कुप्रशासन के आरोप के द्वारा, मतलब कुप्रशासन का बात कह के कि भैया आपके यहाँ प्रशासन अच्छा नहीं है,
तो आप प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे, यानी कुप्रशासन है, तो आप जो है आपकी सत्ता अब हम संभालेंगे, आप सत्ता नहीं संभाल सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। अब जो ये तरीके थे नियंत्रण स्थापित करने के, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो नेटिव रूलर्स थे उनका उनके अंदर आक्रोश आता है, एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि राजनीतिक प्रशासनिक कारण में। दूसरा कारण था कि ये आपका एक कारण हो गया पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा होगा कि जो बहादुर शाह सेकंड थे ना, उनके साथ जो ट्रीटमेंट था वो अच्छा नहीं था। इल ट्रीटमेंट ऑफ बहादुर शाह सेकंड। तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो मुस्लिम थे वो कहीं ना कहीं हर्ट हुए थे, उनकी जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हुई, जिसकी वजह से उन्होंने इस आंदोलन में, इस विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, सिर्फ यही एक कारण नहीं था, लेकिन ये भी एक कारण था कि जिसकी वजह से मुस्लिमों ने, जो हमारे इस्लाम फॉलो करने वाले जो हमारे देश के लोग थे, उन्होंने इनके साथ मिसबिहेव जो किया गया, इनके साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, उसके चलते इस आंदोलन में, इस विद्रोह में भाग लिया था, इस संग्राम में भाग लिया था। और इसके अलावा था रैम्पंट करप्शन, रैम्पंट इन कंपनी। तो कुल मिला के यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार था बहुत ज़्यादा था, कंपनी के प्रशासन में कम उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, करप्शन बहुत ज़्यादा था। तो ये सारे रीज़न आपके होते हैं, ये सारे कॉज किस में आएंगे, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जब आपको कभी आंसर राइटिंग करनी हो, क्योंकि अभी आपका जो 1850, अगर आपने सिलेबस देखा हो, अगर आप मेंस का सिलेबस देखते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि लगभग 1850 के आसपास की चीज़ें हैं, यहाँ से मेंस में आएगा। ये मेंस के सिलेबस की शुरुआत है आपके जीएस पेपर 1 की, जो जीएस का पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का, उसमें इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ से आपको मेंस प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें लेके चलनी। वैसे तो मैंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ा दिया था, लेकिन मेंस में उसको समझना जरूरी है, लेकिन मेंस में ये ज़्यादा चीज़ें कारगर हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसके आगे नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पढ़ते हुए चलना है। तो ये आपकी हो गई आपके पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, इसको नोट डाउन करिए और नोट्स कोशिश किया करिए कि फ्लो चार्ट पॉइंट में बनाइए, कभी भी पैराग्राफ के चक्कर में ना पढ़ा करिए। वो ना तो इफेक्टिव होता है और ना तो इंटरेस्टिंग होता है कि जिससे आपको आगे पढ़ने में मन लगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सोशियो रिलीजियस, यानी कि सामाजिक धार्मिक कारण। क्या है, क्या हेडिंग पड़ेगी आपकी, सामाजिक धार्मिक कारण। तो सामाजिक धार्मिक कारण में सबसे पहले हम देखेंगे एबॉलिशन ऑफ सोशल प्रैक्टिस। तो कुछ जो हमारी सामाजिक प्रथाएं थी उनका अंत किया गया, उनको समाप्त किया गया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया, लाइक सती सिस्टम, सती प्रथा जो था उसको समाप्त किया गया। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो विडो रीमैरिज लाया गया, यानी कि यहाँ पे और क्या हुआ, विधवा विवाह शुरू कर दिया गया, विडो रीमैरिज। विधवा विवाह जो कि पहले हमारे यहाँ, हमारे संस्कृति में नहीं होता था, उसे लाया गया। तो कहीं ना कहीं इसे इंटरफेरेंस के रूप में देखा गया हमारे समाज में, हमारे समाज की प्रथाओं में, हमारे कल्चर में जो इंटरफेरेंस, इसको इंटरफेरेंस के नज़रिए से हमारे भारतीय लोगों ने देखा, जिसकी वजह से वो आक्रोशित हुए। और ये भी एक कारण रहा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। और इसमें क्या चीज़ें आएंगी सोशियो रिलीजियस में, तो इसमें हम देखेंगे हिंदू गॉड एंड गॉडेस वर रिडिक्यूल्ड, हिंदू गॉड एंड गॉडेस, गॉड एंड गॉडेस रिडिक्यूल्ड।
यानी कि उपहास उड़ाया गया, यानी कि क्या किया गया, उपहास उड़ाया गया, ठीक है, बेइज्जती की गई हमारे हिंदू देवी देवताओं की। तो ये भी आपका क्या है, सामाजिक धार्मिक कारण है। इसके अलावा हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, तीसरा इसका है, तीसरे के भी 3 पार्ट हैं। एक आपका है स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति है उसका विस्तार किया जाना। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, जो रेलवे है उसका उसको लाया गया, उसका परिचय किया गया, तो रेलवे का परिचय। और फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, it hampered the feelings of traditional Indian society. It hampered the feelings of traditional Indian society. तो क्या हुआ कि जो हमारी जो परंपरावादी जो हमारा भारतीय समाज था, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी थी हमारी, परंपरावादी भारतीय समाज था, तो वहां पे क्या होता है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन को, यानी पश्चिमी शिक्षा पद्धति को लाना, रेलवे को लाना, और उसके साथ ही साथ महिला शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हमारी परंपरावादी भारतीय समाज हुआ करता था उसकी मान्यताओं के अगेंस्ट थी। कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं थी वो आहत हुई यहाँ पर, जिसके चलते ये भी एक आपका प्रमुख कारण बनता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। दैट्स व्हाई इट बिकेम अ कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। आफ्टर दैट वी विल सी इन दिस फैक्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। अब आप कहेंगे कि कोई एक्ट कैसे धार्मिक और जो है सामाजिक कारण हो सकता है किसी संग्राम का, किसी विद्रोह का। तो समझिए इन्होंने क्या किया था इसमें कि जो आपने अगर 1813 का अधिनियम चार्टर एक्ट पढ़ा है, जो कि मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस के मेरे ख्याल से पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था, हाँ, इंडियन पॉलिटी के, माफ करिएगा, भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, उसके पहले लेक्चर में ही जहाँ पे मैंने बैकग्राउंड समझाया है, जहाँ मैंने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पद्धति बताई है, सॉरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई है, उसको उसमें जब आप चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1813 का, तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, लास्ट पॉइंट है उस चार्टर एक्ट का, जो मैंने मेरे नोट्स में है और जो मेरे लेक्चर में है, वो लास्ट पॉइंट था उसका। और वो लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने का जो है वो परमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो जो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, इट लीगलाइज्ड द कन्वर्जन एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, यानी कि जो आपकी ईसाई मिशनरी थी, जो आपकी क्या थी, ईसाई मिशनरी थी, उनके द्वारा धर्मांतरण को कानूनी रूप दे दिया गया था, धर्मांतरण को कानूनी रूप दे दिया गया, वो भी किसमें, चार्टर एक्ट में 1813 के। सो इट बिकेम अ कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद एक एक्ट आता है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आता है, जिसको हम लेक्स लॉकी एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्स लॉकी, इट्स नॉट लॉकी, इट्स लोकी, लेक्स लोकी एक्ट कब आया था, 1850 में, 1850 में। तो धार्मिक अक्षमता अधिनियम, क्या है, धार्मिक अक्षमता अधिनियम 1850, इसको हम हिंदी में भी लेक्स लोकी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेक्स लोकी अधिनियम 1850। तो ये क्या था, तो इट प्रोवाइडेड द राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। जो आपका धार्मिक अक्षमता अधिनियम 1850 है, जिसको हम लेक्स लोकी अधिनियम भी कहते हैं, इसमें यह प्रावधान था कि यदि कोई हिंदू क्रिश्चियन में यानी कि ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लेता है अपना, यानी अपना धर्मांतरण करके वो ईसाई बन जाता है,
तो उसके बाद भी उसको जो उसकी पैतृक संपत्ति थी, जो उसके हिंदू परिवार की, उस हिंदू परिवार से मिली थी उसकी पैतृक संपत्ति, वो उस पर उसका पूर्ण अधिकार रहेगा। यानी कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा इसका, ये सब बहुत बड़ा एक धार्मिक सामाजिक कारण रहा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। एंड देन वी विल सी सम टैक्सेस। यहाँ पे एक और आपका आएगा सम टैक्सेस। जब हम टैक्स देखेंगे तो दो टैक्स लग गए, किस पे लग गए? मॉस्क्यू लैंड पे, और मॉस्क्यू लैंड के अलावा दूसरा हम देखेंगे टेम्पल लैंड। ठीक है, तो मॉस्क्यू लैंड और टेम्पल लैंड यानी कि जो मस्जिद की भूमि हुआ करती थी, जो मंदिरों की भूमि हुआ करती थी, उस पर भी अब टैक्स लगने लगा, उस पर भी अब कर लगने लगा। तो दो कर लगे यहाँ पे, एक आपका मस्जिद कर और एक आपका मंदिर कर। ये दो करों की वजह से भी जो सोशियो रिलीजियस ये फैक्टर बना, ठीक है, ये एक सामाजिक धार्मिक कारण बना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम देखेंगे मिलिट्री कॉजेज, यानी कि सैन्य कारण। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, बहुत से लोग कुछ किताबों के बारे में मैसेज किए हैं मुझे कि कोई रेफरेंस बुक सर बता दीजिए। तो देखिए, आप दो चीज़ कर सकते हैं। या तो आप किसी कोचिंग के नोट्स जो हैं, चाहे मैं खैर किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, बस जो मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा है मैं उनका नाम लूँगा, और वो है आपका ओनली आई एस नथिंग एल्स, जो आपका यूट्यूब चैनल है और उनका अपना इंस्टीट्यूट भी है। उनके जो नोट्स हैं वो मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं मार्केट में। अभी नए नोट्स हैं और बहुत बेहतरीन हैं। तो अगर किसी को भी कोई नोट्स या बुक की अगर हम बात करें, तो नोट्स मैंने आपको बताया सबसे बेहतरीन आपके ओनली आईएएस के हैं। और उनके उसमें भी उनके दो नोट्स आते हैं। एक तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जिसमें आपका प्री प्लस मेंस कंप्लीट होता है, और अगर आपको सिर्फ मेंस के पर्सपेक्टिव से लेना है तो उनका मेंस का एक अलग नोट्स आता है। तो आप उसको मैं नोट्स के लिए, मैं ओम फोटो स्टेट है, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, तो मैं उनका जो है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप जो है जाइए, उनसे कांटेक्ट करिए और नोट्स अपने घर पे सीधे मंगा लीजिए। ठीक है, जो भी कोरियर चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, मार्केट में आप पता करेंगे बहुत कम है, 70-80 रुपीज़ पर केजी के अराउंड उनका चार्ज होता है। अभी फ़िलहाल का तो मेरी उनसे बात नहीं हुई 1-1.5 साल से। इससे पहले उनका चार्ज हुआ करता था 70, यहाँ तक मुझे याद है। तो बहुत होगा तो 80-85 अराउंड होगा, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। तो आप किसी भी नोट्स को घर मंगा सकते हैं। तो इसके लिए हिस्ट्री के लिए अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो आपका ओनली आईएएस का नोट्स हो गया। उसके अलावा मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो वाजीराम एंड रवि का नोट्स भी काफ़ी अच्छा। और अगर बुक की बात करें तो दो बुक्स सीधी सीधी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके हर कोई जानता है। एक आपकी स्पेक्ट्रम है और एक आपकी विपिन चंद्रा की बुक है। एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बुक की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ज़रूर पढ़नी है हर हाल में। विपिन चंद्रा की जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी है, आधुनिक इतिहास की जो पुरानी वाली एनसीईआरटी होती है, विपिन चंद्रा जिसके राइटर है, क्योंकि नए वाले के तो अर्जुन देव है राइटर, पुरानी वाली जिसके विपिन चंद्रा राइटर थे, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के साथ में फिर आप जो है स्पेक्ट्रम लीजिए, और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो है विपिन चंद्रा की किताब भी ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा दोनों बहुत अच्छी किताब हैं, दुनिया भर के लोगों ने उसका कंपेयर किया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन आप ये समझिए कि कंटेंट दोनों का बहुत अच्छा है। अगर कोई ये कहता है कि कोई मेंस के लिए अच्छी, कोई प्री के लिए अच्छी है, तो वो माइनर सा फ़र्क होता है। मेरे नज़रिए से अगर आप देखें तो आपकी जो स्पेक्ट्रम की बुक है वो वेल डिफाइंड है, कैटेगराइज है, क्योंकि वो प्रॉपर एक नोट्स हुआ करते थे राजीव अहिर सर के, जो कि आपके यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, और उनके नोट्स हुआ करते थे। उन्हीं के नोट्स को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके वो बुक बनी है। तो वो एक नोट्स के तरीके से दी हुई है, मतलब चीज़ें बहुत एक जगह पे मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती हैं। लेकिन वहीं अगर हम विपिन चंद्रा की बुक की बात करें तो वो प्रॉपर मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी प्रीफर कर सकते हैं। विपिन चंद्रा भी अपने में बहुत अच्छी किताब है, लेकिन अगर आप विपिन चंद्रा की जो ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपने वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ी है, तो आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप विपिन चंद्रा ले सकते हो, वो मेंस पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छी है। अदरवाइज उसके और भी सोल्यूशन है, जैसे आप स्पेक्ट्रम लेके पढ़िए, क्योंकि स्पेक्ट्रम आपको प्रॉपर एक नोट्स वाली फीलिंग देता है, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है।
विपिन चंद्रा थोड़ा सा पैराग्राफ और स्टोरी टाइप में चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि हाँ मेंस के थॉट थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं रिकमेंड करता हूं, मैं अपनी बात करूं अगर मैंने जो पढ़ा अपने समय में तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। आप लोग चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ें चाहे विपिन चंद्रा पढ़ें, थोड़ा सा कभी बुक शॉप पे जाया करिए, वहाँ पे थोड़ा पलट के देखा करिए, कोई एक 2-3 पेज आपने उसी चैप्टर के उसी टॉपिक के आपने पढ़ लिए स्पेक्ट्रम से, और वही टॉपिक के 2-3 पेज आप वही दुकान पे खड़े होकर आपने विपिन चंद्रा के पढ़ लिए, तुरंत आपको समझ में आया कि किसमें आपको ज़्यादा बेटर फीलिंग अच्छी आ रही है, आपने उसको परचेज कर लिया। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करिए हर एक चीज़। हम नोट्स वगैरह तो भाई वैसे देखा जाए तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ जितना मैं बता रहा हूँ इतना नोट्स मोर देन सफिशियंट है, लेकिन वही है कि अगर मैं भी यही कहूँगा जो सब कहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं भी वही मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो मार्केटिंग करने की मुझे कोई बात नहीं है, जो चीज़ आप चाहें वो ले सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए खुद से। चलिए अब हम आते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बताना भी चीज़ में ज़रूरी होता है, ठीक। तो अब हम आते हैं मिलिट्री कॉजेज पे, यानी कि सैन्य कारण। तो मिलिट्री कॉजेज में सबसे पहला आपका था डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे होता था, तो सबसे पहले तो स्मॉल स्मॉल स्केल ऑफ पे, यानी कि जो भुगतान होता था, ये जो वेतनमान था भारतीय सिपाहियों का, वो अंग्रेज सिपाहियों से कम हुआ करता था, ठीक है। तो पहली बात तो पेमेंट बहुत कम था, भुगतान बहुत कम था। नो प्रमोशन, पदोन्नति नहीं मिलती थी, जो भारतीय सैनिक होते थे उन्हें पदोन्नति आसानी से नहीं मिलती थी, या कहें तो मिलती ही नहीं थी, ठीक है। पेंशन नहीं थी, नो पेंशन, मतलब रिटायर होने के बाद या आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक था आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव, एक आपका हो गया रेशियल। तो देखिए ये तीनों चीज़ें आपके अंग्रेज जो सैन्य विभाग था, जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे सेना में, उनको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से थी, प्राप्त थी, भारतीयों को ये तीनों चीज़ें प्राप्त नहीं थी। और उसके अलावा नस्लीय भेदभाव भी सेना में होता था। तो ये सभी कारण रहे आपके मिलिट्री कॉजेज में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो डिप्लॉय आउटसाइड, मतलब कि बाहर उनकी तैनाती कर दी जाती थी, ठीक है। बाहर तैनाती कर दी गई, भारत से बाहर उनको भेज दिया गया, या बंगाल के वो हैं बंगाल प्रेसिडेंसी का, उनको मद्रास भेज दिया गया या उनको बम्बई भेज दिया गया। लेकिन जब उनको डिप्लॉय किया गया, एक जगह से दूसरी जगह उनका स्थानांतरण किया गया, एक जगह से दूसरी जगह उनकी तैनाती अगर किसी दूर जगह पे की गई, तो उस दूर जगह पे तैनाती करने के बावजूद भी उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता था, ठीक है। कोई भी अतिरिक्त जो है उनको वेतन नहीं मिलता था, विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा सैलरी, विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा सैलरी। तो ये आपका था एक पॉइंट। उसके अलावा हम देखेंगे इम्प्रॉपर फूड एंड सैनिटेशन, इम्प्रॉपर, ये आपका डिप्लॉयमेंट में ही आएगा, क्यों अभी बताते हैं। इम्प्रॉपर फूड, तो देखिए बाहर भेज दिया, अब हम रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, जो हमारा अ, उत्तर प्रदेश है, मान लिया हम यहाँ के रहने वाले हैं, और हमारी तैनाती कर दी गई बंगाल में। अब हमें हम वेजिटेरियन हैं, ठीक, और वहाँ पे प्रॉपर आपको हमेशा मछली वगैरह मिल रही है, या जो खाना खाने की हमें आदत है उस तरीके का खाना, उस तरीके का भोजन हमको वहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो हमें होगी। भाई अगर आप हमारी तैनाती किसी दूर जगह पे कर रहे हैं तो हमारा भोजन वगैरह की व्यवस्था भी तो अच्छी होनी चाहिए। बस खाली तैनाती कर दी, ना आप अलग से वेतन दे रहे हो, ना आप अच्छा खाना दे रहे हो, तो भैया आक्रोश तो होना ही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी ही। एंड क्रॉसिंग द सी एट दैट टाइम वॉज सीन एज लॉस्ट ऑफ कॉज। अब डिप्लॉयमेंट में एक ये भी है, तो ये तो हमने बात की कि जब भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दे रहे हैं,
जब भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं कहीं पर भी तो उनको प्रॉपर फूड का अरेंजमेंट नहीं है, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अगर डिप्लॉयमेंट हो रहा है किसी बाहर देश में जहां हमको समुद्र पार करना है, ठीक है, तो जहां पे क्रॉसिंग ऑफ द सी की बात आ रही है, तो उस समय क्या होता था, उस समय जो मान्यता थी हमारी कि अगर हम समुद्र पार करेंगे तो हम अपनी जाति का नाश करेंगे, ठीक है, हमारी जाति जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये था लॉस ऑफ कास्ट। तो जब हम कह रहे हैं कि भैया हम नहीं जाना चाहते फिर भी जबरदस्ती आपको जाना ही पड़ेगा, तो ये सारे रीजंस थे इसमें जो मिलिट्री कॉज में ये दो हो गए, एक आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एक हो गया डिप्लॉय आउटसाइड यानी कि बाहर तैनाती या दूर क्षेत्र में तैनाती। दूसरा पॉइंट था, इसी में तीसरा पॉइंट है पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। तीसरा पॉइंट है पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, डाकखाना अधिनियम 1854। इसमें था विड्रॉल ऑफ फ्री पोस्टेड इंजॉयड बाय सिपॉयज। जो आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 आया, इसमें कहा गया कि जो सिपॉयज थे यानी जो सिपाही हुआ करते थे, जो सिपाही थे उनको फ्री पोस्टेज अवेलेबल था, यानी कि उनको कोई डाक का खर्चा नहीं देना पड़ता था, कुछ भी भेजने के लिए, कुछ भी पोस्ट करने के लिए उनको कोई भी पैसा नहीं देना होता था। उस चीज को अब यहाँ पे हटा लिया गया। अब सिपाहियों को जो कुछ भी वो डाक से भेजेंगे उसका उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, उसका उन्हें किराया देना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं होता था। सिपाहियों को ये छूट थी कि आपको भाई हम ये छूट दे रहे हैं कि आप कुछ भी डाक से भेजेंगे, आप कुछ भी पोस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस से, तो आपको उसका चार्ज नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या कहता है कि ऑल फ्यूचर रिक्रूट्स इन बंगाल आर्मी would have to sign all future recruits in Bengal Army will have to sign an undertaking to serve anywhere their service are required। कहा गया कि जो भी अब भर्तियां होंगी आपके बंगाल में, ठीक है, जो भी आपकी भर्तियां होंगी बंगाल की सेना में, उनको अब जो जहां पर भी तैनाती कही जाएगी, जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी वहां भेजा जाएगा और वो मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, क्या है इसका नाम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। तो इसमें यही बात की गई कि ऑल फ्यूचर रिक्रूट्स इन बंगाल आर्मी वुड हैव टू साइन एन अंडरटेकिंग टू सर्व एनीवेयर दियर सर्विस आर रिक्वायर्ड। उनको साइन करना होगा, सेना में आने से पहले उनको एक समझौते पे साइन करना होगा कि भाई आपको जहां जरूरत होगी हम वहां आपकी पोस्टिंग करेंगे और आप मना नहीं कर सकते। तो ये आपकी हो गए सैन्य कारण यानी कि मिलिट्री कॉजेज। अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉजेज यानी कि आर्थिक कारण। तो आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि प्रमुख तो भैया आपके आर्थिक कारण ही थे सबसे ज्यादा। अगर आप इमीडिएट कॉज में देखेंगे तो आपको दिखता है कि सेना, लेकिन अगर आप देखें प्रमुख रूप से तो मेरे नज़रिए से सबसे ज़्यादा आपका जो है वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी इन लोगों के पॉलिसीज़ की वजह से, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस रिवोल्ट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक कॉजेज में कि पहला तो है एग्रीकल्चर। तो इकोनॉमिक कॉजेज में पहला एग्रीकल्चर आएगा। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इम्पॉवरिज्ड द पीजेंट्स। तो जो भी आपकी भू राजस्व नीतियां थी उन्होंने पूरी तरीके से जो हमारे किसान थे उनको नुकसान पहुंचाया था, उनको एक निर्दयी स्थिति में पहुंचा दिया था, एक दयनीय स्थिति, माफ करिएगा, एक दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। फिर आपकी आती है इंडियन इंडस्ट्री। भारतीय उद्योग, क्या है, भारतीय उद्योग। तो यहाँ पे इन्होंने एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ यूनिलैटरल फ्री ट्रेड। यहाँ पे पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ यूनिलैटरल फ्री ट्रेड।
एक पक्षीय मुफ्त व्यापार, एक पक्षीय मुफ्त व्यापार, ये एक नीति थी इनकी, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ। और क्या थी ये नीति, इसको थोड़ा सा ध्यान दे तो समझ जाएंगे, बहुत आसान है। कि भाई आप आए हमारे इंडिया में, आपने, हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमारा कपड़ा बनाने का काम है, ठीक है, या चलिए हमारा मसाला बनाने का काम है, मान लिया हम मसाला बनाते हैं, हम उगाए, काली मिर्च है, इलायची, कुछ भी हमने ये सब उगाया, फिर हमने उसको मसाले के रूप में बनाया, उसकी पैकेजिंग की और बेचा हमने अपने देश में। ये सामान्यतः हम करते थे, हमारी भारतीय उद्योग करते थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ से कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, जो हमारे उद्योगों का जो कच्चा माल हुआ करता था, उसको खरीदा, ठीक है। और उनको चूंकि फ्री ट्रेड है भाई, वो तो कंपनी वालों को तो फ्री ट्रेड मिला हुआ था, तो वो बिना किसी टैक्स के, बिना कुछ भी लेवाई ड्यूटी वगैरह दिए उसको लेके चले गए यूरोप। अब जब यूरोप लेके गए उसको, उन्होंने उसी जो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके गए, जो कच्चा माल यहाँ से लेके गए थे बहुत कम रेट में, भाई वो क्या करते थे कि वो मनचाहा रेट में ही खरीदते थे। अगर आप कह रहे हो 10, वो कह रहे नहीं भैया हम 5 में लेंगे, और तुमको हम किसी और को देने भी नहीं देंगे 5 से ऊपर। मतलब अगर तुम हमको नहीं बेचोगे तो हम किसी को नहीं बेचने देंगे तुमको। तो ये सारी चीज़ें जो थी, उसकी वजह से वो कम रेट में खरीदे, कच्चा माल लेके अपने क्षेत्र में गए, और अपने क्षेत्र में जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसको बढ़िया से थोड़ा सा पैकेजिंग वगैरह थोड़ी ज़्यादा बढ़िया कर दी, और वापस भारत में लेके आए, वही चीज़ जो 10 में खरीद के गए थे उसको 40-50 रुपए में बेचा। तो उस, और दबाव बना दिया इंडस्ट्रीज पे कि वो नहीं ऐसा कर सकती हैं, और ज़बरदस्ती अपने मनचाहे रेट पे बेचा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रही थी, ठीक है। तो ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, पॉलिसी ऑफ यूनिलैटरल फ्री ट्रेड, एक पक्षीय मुफ्त व्यापार की नीति, ठीक। तो ये आपका इकोनॉमिक कॉजेज में, यानी कि आर्थिक कारणों में दूसरा है। तीसरा हम बात करेंगे आर्टिसंस की। आर्टिसंस यानी कारीगर। तो कारीगर के साथ क्या सीन हुआ देखिए, आर्टिसंस लॉस्ट दियर पैट्रोनेज। वाई? आफ्टर ब्रिटिश स्टार्टेड द एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जब अंग्रेजों ने देसी रियासतों पर कब्जा करना शुरू किया, जब अंग्रेजों ने देसी रियासतों पर कब्जा करना शुरू किया, तो जो संरक्षण प्राप्त था कारीगरों को, ठीक है, तो कारीगरों का संरक्षण समाप्त होता गया, और जब संरक्षण समाप्त होता गया तो जाहिर सी बात है कि वो उस तरीके से कार्य नहीं कर सकते, उस तरीके से जैसे वो निर्भर हुआ करते थे देसी रियासतों पे, अपने स्टेट्स पे, वो अब उन पे निर्भर नहीं रह गए, उनको अब कोई आश्रय नहीं रहा, तो वो धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए। तो वो उसका भी आक्रोश यहाँ पे शामिल था। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉजेज में चौथा है जमींदार। तो भैया अंग्रेज धीरे धीरे जो जमींदार थे, जो आपके ताल्लुकदार थे, उनकी जमीनों पे कब्जा करते चले जा रहे थे, ठीक है। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा आर्थिक कारणों में से। गवर्नमेंट फोर्टिफाइड लैंड्स ऑफ जमींदार एंड ताल्लुकदार। तो जो जमींदार और ताल्लुकदारों के क्षेत्र हुआ करते थे, उन पर किलेबंदी करती जा रही थी ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे। तो वो भी एक कारण रहा। इसके बाद हम देखेंगे इमीडिएट कॉज, यानी कि तात्कालिक कारण। क्या हम देखेंगे? इमीडिएट कॉज यानी कि तात्कालिक कारण। तो जब हम तात्कालिक कारण की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, ठीक है, एनफील्ड राइफल का परिचय, ठीक है, या आप खाली एनफील्ड राइफल भी लिख देंगे तो वो हेडिंग के लिए सफिशियंट है। तो क्या होता है, ये नई राइफल आती है जिसमें कारतूस को डालने से पहले, उस बंदूक की नली में डालने से पहले दांत से काटना होता था। यू हैव टू टेक अ बाइट फ्रॉम दैट कार्टिजेस और कारतूस बिफोर पुटिंग इन द गन। तो बंदूक में डालने से पहले हमको उसका कार्टिज जो है वो काटना पड़ता था। अब उससे क्या प्रॉब्लम हुई भाई, उसमें ये भी न्यूज़ फैली कि वो न्यूज़ क्या फैली, वो एक्चुअल था कि उसमें जो है चमड़े का यूज़ किया गया था, स्किन का यूज़ किया गया था कुछ जानवर की। अभी हम आगे बताएंगे क्या सीन था। तो हमारे सर ने, जो सिपाही हुआ करते, उन्होंने उस चीज़ से मना कर दिया क्योंकि वो उनके धर्म के विरुद्ध था। तो ये सबसे बड़ा एक कारण रहा, ठीक है। तात्कालिक कारण की अगर बात करें, अगर आप बैरकपुर की बात करते हैं तो यही हुआ था, बहरामपुर की बात करते हैं तो यही हुआ था। याद है, चीज़ें बता चुका हूँ यार,
पिछले लेक्चर में जाके देखिए, सब समझ में आएगा। अब आप कहेंगे हवा में निकल जा रहा तो उसमें मेरी क्या गलती है जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद अगला था न्यूज अबाउट मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा। एक न्यूज थी, ठीक है, बोन डस्ट इन आटा यानी कि फ्लोर। कहा गया कि उस समय एक खबर फैली कि जो हम आटा हमको ब्रिटिशर्स दे रहे हैं ना, जो आटा हमको ब्रिटिशर्स दे रहे हैं भाई, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए, वहाँ उसको पीस उसके बढ़िया पैक करके एकदम उसको ये सर्टिफाई किया कि ये इतना अच्छा है, ऐसा है वैसा, दुनिया भर की चीज़ें। तो जब ऐसा किया उन्होंने, तो उसमें उस समय खबर फैली कि जो हमको आटा दिया जा रहा है अंग्रेजी द्वारा, उसमें हड्डी का चूरा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? हड्डी का चूरा मिला हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है तात्कालिक, क्योंकि जैसे ही खबर फैली लोगों में एकदम आक्रोश किया, रहे भैया हम शाकाहारी, हमको तुम हड्डी मिला के दे रहे हो। और इसके बाद क्या है तीसरा, ग्रीस्ड कार्टिजेज ऑफ राइफल मेड अप ऑफ काउ फैट्स एंड पिग फैट्स। ग्रीस्ड कार्टिजेस, जो वही कारतूस की बात हो रही है, तो उसमें ये बात पता चली कि जो है गाय और सुअर का जो फैट है वो उसमें यूज होता है। ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी उसमें प्रयोग होती है। ठीक है, इसमें ग्रीस्ड कार्टिजेज में जो कारतूस बन रहे हैं, उन कारतूसों में किसका प्रयोग हो रहा है? गाय और सुअर के चर्बी का। तो ये मेड अप ऑफ पिग काउ फैट। सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी। अब भाई सुअर जो है उसकी चर्बी मुंह में लगाना हराम मानते हैं मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये मुस्लिम सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट और ये हिंदू सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट। तो ये आपका इमीडिएट कॉज बना, ये आपका तात्कालिक कारण बना। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इवेंट्स का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, कुछ आउटसाइड इवेंट्स थे। जैसे इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एंग्लो अफगान वॉर। क्या देखेंगे? अफगान वॉर्स। अफगान वॉर्स 1838 से 42, 1838 से 42, 1838 से 1842। दूसरा हम देखेंगे पंजाब वॉर 1845 से 49। तीसरा हम देखेंगे क्राइमीन वॉर। ये आप लोगों ने शायद नाम पहली बार सुना होगा, CRIMEAN, क्राइमीन या क्रीमेन। ठीक है, क्रीमेन युद्ध। तो क्रीमेन युद्ध जो होता है वो 1853 में शुरू होता है और 56 तक चलता है। इसमें दो पार्टीज थी। ठीक है, अगर आप देखें तो एक तरफ आपका रसिया है और दूसरी तरफ जो है अगर आप देखेंगे तो आपका ओटोमन एम्पायर, जो ओटोमन साम्राज्य था, यूके है, फ्रांस है। तो ये एक अलायंस थी वर्सेस रसिया। इसमें जीतती जो है ये अलायंस है, यानी यूके, जहाँ पे ब्रिटेन की बात हो रही, इंग्लैंड यहाँ सामने जीतता है। लेकिन इन सभी वॉर्स की एक चीज कॉमन ये थी कि अंग्रेजों को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, बहुत हानि हुई थी। तो ये आउटसाइड इवेंट थे जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि अंग्रेजों को हानि पहुंचाई जा सकती है और अगर हम हर तरफ से उनको हानि पहुंचाएंगे तो निश्चय ही हम उनको हरा देंगे। ऐसा प्लान हमारा था। तो ये आपके हो गए सभी कॉजेज जिनकी वजह से 1857 का रिवोल्ट जो है वो होता है। इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बुक अभी मैंने बताया नोट्स के लिए आपको होम फोटोस्टेट के बारे में। अगर आपको कोई बुक मंगानी है ना, तो बुक के लिए आप राय बुक शॉप, जो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में उसका लिंक दिया है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है राय बुक शॉप का जो नंबर है
उस पर कॉल करके किसी भी बुक को पूरे इंडिया में कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं। वही सेम चीज़ आप कोई नोट्स वगैरह मंगाते हैं तो ओम फोटो स्टेट से आप उस चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो भी नोट्स वगैरह चाहिए आप देख लीजिएगा, नंबर दोनों का दे दूंगा, आप वहाँ जाके बात कर लीजिएगा। इसके बाद है रीजन ऑफ फेल्योर, असफलता के कारण। इसमें हम क्या देखेंगे, रीजन ऑफ फेल्योर, असफलता के कारण। जब हम असफलता के कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहला आएगा लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड। सबसे पहले क्या आएगा, लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड, सीमित क्षेत्रीय विस्तार। क्या है, सीमित क्षेत्रीय विस्तार। तो इट वॉज कन्फाइंड टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन। कन्फाइंड यानी कि सीमित था, कहां से कहां तक, कन्फाइंड टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन। उत्तरी और मध्य क्षेत्र में ही ये सीमित था। एंड रेस्ट ऑफ इंडिया वाज लेस अफेक्टेड, बाकी का भारतीय क्षेत्र कम प्रभावी रहा। ठीक है, कम प्रभावित रहा, कम प्रभावित रहा। बॉम्बे एंड मद्रास आर्मी रिमेन्ड टोटली लॉयल टू कंपनी। इसी में क्या हुआ कि जो बॉम्बे है एंड मद्रास, ये दो जो प्रेसिडेंसी हैं, यहाँ की जो आर्मी थी वो लॉयल रही। किसके लिए, लॉयल टू इंग्लिश, लॉयल टू ब्रिटिशर्स। तो ये आपका सबसे पहला फेल्योर का रीजन रहा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। कोशिश करिए नोट्स को पैराग्राफ और स्टोरी टाइप में ना बनाइएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, नोट्स बल्कि हो जाएंगे और रिवाइज करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका हो गया पहला रीजन कि फेल्योर क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ। फिर नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल क्लासेस। इसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कॉजेज, ऑल क्लासेस, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल क्लासेस। सभी वर्गों का शामिल ना होना। क्या है दूसरा रीजन, सभी वर्गों का शामिल ना होना। द रिवोल्ट वॉज नॉट सपोर्टेड बाई द मेजर क्लासेस ग्रुप्स, नेटिव रूलर्स, जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो बड़े ग्रुप जो थे वो कई सारे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सहभागिता नहीं कर रहे थे। तो सभी क्लासेस का सहभागिता ना करना एक बड़ा कारण रहा असफलता का। इसके बाद पुअर आर्मी एंड एम्यूनिशन, पुअर आर्मी एंड एम्यूनिशन, खराब सेना और गोला बारूद। यानी कि जो हमारी सेना थी वो ना तो सेना बहुत ज़्यादा स्किल्ड थी, बहुत अच्छी थी, और ना ही हमारे पास गोला बारूद बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, सिपाही वर इक्विप्ड विद लिमिटेड एंड पुअर एम्यूनिशन, वेयर एज ब्रिटिश फोर्सेज हैड मॉडर्न वेपन्स। हमारे पास सीमित और कम अच्छे गोला बारूद हुआ करते थे, सेना भी हमारी सीमित थी। वहीं अंग्रेजी जो सेना थी, जो ब्रिटिशर्स की सेना थी, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, आधुनिक हथियार थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। इसके बाद सबसे मेन रहा अनऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट। क्या रहा, अनऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट, असंगठित माफ करिएगा, असंगठित विद्रोह। विद्रोह जो है वो संगठित नहीं था, अनऑर्गेनाइज था, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था इसको करने के लिए, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था ये रिवोल्ट। इसकी वजह से सबसे बड़ा ये कारण रहा इसको फेल्योर का। इसमें हम देखेंगे सबसे पहली बात तो लैक ऑफ प्लानिंग एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, लैक ऑफ प्लानिंग एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। नोट डाउन सब चीज करते रहिएगा।
यानी कि योजना की कमी, और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड यानी कि खराब संगठन की बात हम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा कहता है लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। क्या कह रहा है? लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें? केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। और फिर है फाइटिंग फॉर दियर इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट रेदर देन फॉर नेशनल इंटरेस्ट। फाइटिंग फॉर दियर इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट रेदर देन फॉर नेशनल इंटरेस्ट, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ नेशनलिस्ट कैरेक्टर। क्या कह रहा है कि जो भी लोग इसमें लड़ रहे थे, भाग ले रहे थे, कहीं ना कहीं वो अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट, अपने व्यक्तिगत चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे आए थे। जैसे अगर हम बात करें सिपाहियों की, तो सिपाही ये सोच के नहीं उन्होंने विद्रोह किया था कि हमें भारत को आजाद कराना है। उन्होंने ये सोच के विद्रोह किया, मतलब वो देश के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो अपने बारे में सोच रहे थे कि मेरे धर्म का नुकसान हो रहा है, मेरी जो कास्ट है, मेरा जो रिलीजन है, उसको वो लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको सी से मतलब समुद्र से पार, ठीक है, क्रॉसिंग द सी हमको भेजा जाता है, उससे हमारी कास्ट चली जाती है, हमको चर्बी वाली कारतूस दी जाती है जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। तो इन चीज़ों पे वो आक्रोशित हुए थे। ठीक है। क्योंकि अगर नेशनलिस्ट की बात होती तो क्यों भाई पहले नहीं हुए, क्यों बाद में नहीं हुए? वो तो उस समय जब चर्बी वाली वो इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई, उसके कारतूस चर्बी वाले हुआ करते थे, उस समय जो इन्होंने कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सेल्फ इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेशनलिस्ट नहीं था, नेशनलिस्ट थोड़ा बहुत था, लेकिन बेसिकली वो सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड था। ठीक है। ये चीज समझ रहे हैं ना? यानी कि जो नेशनलिस्ट कैरेक्टर था, ठीक, जो राष्ट्रीय एक वो होना चाहिए था, कैरेक्टर होना चाहिए था, वो नहीं था। तो यानी राष्ट्रीयता की कमी, क्या हमारा पॉइंट है? राष्ट्रीयता की कमी। अब हम देखेंगे इसके कुछ सिग्निफिकेंस। ये हो गए रीजन, आपने सारे समझ लिए। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। महत्व की अगर हम बात करें तो इसको हम समझ लेते हैं, नोट डाउन अपने लैंग्वेज में कर लीजिएगा, चाहे आप हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो। नोट्स बनाते रहिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, बिना नोट्स के सिलेक्शन नहीं होता। सबसे पहले शोड एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम एकता जो थी, वो उसके तत्व यहाँ देखे गए। इसका पहला महत्व क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता की शुरुआत यहाँ पे होती है। आपको दिखाई देता है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आते हैं, तो सबसे बड़ा महत्व हो गया हिंदू मुस्लिम की एकता के तत्व का दिखना। ठीक है। शोड द एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरा है ब्रॉट टुगेदर वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट कॉलोनियल रूलर्स। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध कई सेक्शंस यानी कि कई जो क्षेत्र थे उनको एक साथ लाए, कई भाग हमारे भारत के एक साथ आए औपनिवेशिक ताकतों के विरुद्ध। तीसरा है रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड बट इट हैड शेकन द फाउंडेशन एंड बेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर। कह रहा है कि जो रिवोल्ट था, जो हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, उसे दबा तो दिया गया, अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन उसने जो फाउंडेशन था, जो आधार था ब्रिटिश साम्राज्य का, उसको हिला दिया। चौथा कह रहा है प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर अपकमिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। आने वाले जो आपके राष्ट्रवादी आंदोलन थे, उनका कहीं ना कहीं इसने एक आधार बनाया। ठीक है। इट प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर अपकमिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब सबसे बड़ा पॉइंट आपके सामने आता है नेचर ऑफ रिवोल्ट। यानी कि इस संग्राम की, इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति। नेचर। तो जब हम नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे दो व्यूज हैं, दो दृष्टिकोण आते हैं। एक आपका हो जाएगा, जब हम व्यूज की बात करेंगे, इसके दृष्टिकोण की बात करेंगे, एक हो जाएगा नेशनलिस्ट और एक हो जाएगा कॉलोनियल। कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक और नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी।
तो इन लोगों के अलग अलग अपने व्यू थे। मैं व्यूज़ बताऊंगा और आपको उसको नोट डाउन करना है। व्यूज़ लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे व्यूज़ हैं, सबको नहीं लिख सकते, आपको उसे समझना होगा। आप हमारे नोट्स में जाके देख लीजिए, वहाँ लिखा हुआ है, बाकी खुद भी नोट्स बनाइए उसके। तो जब आप व्यूज़ देखेंगे ना, लोगों की जब बात सुनेंगे, तो आप उसके नेचर के कंक्लूजन पे, उसके प्रकृति के निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो आपके हैं सर जॉन लॉरेंस। क्या नाम है? सर जॉन लॉरेंस, LAWERENCE, लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ने जो स्टेटमेंट दिया वो था, इट वॉज द म्यूटनी लेड बाय सेल्फिश आर्मी। क्या कहा सर जॉन लॉरेंस ने? कि स्वार्थी सेना के नेतृत्व वाला ये विद्रोह है। ठीक है, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं सैन्य विद्रोह का नाम दिया, वो भी स्वार्थी। ठीक। इसके बाद रीड एंड आउटरम, REED एंड आउटरम। तो रीड एंड आउटरम ने क्या कहा? वॉर ऑफ फेनेटिक रिलीजनिस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियंस, वॉर ऑफ फेनेटिक रिलीजनिस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियंस, यानी कि कट्टर धर्मावलंबियों के विरुद्ध ईसाइयों का, ईसाइयों के विरुद्ध कट्टर धर्मावलंबियों का युद्ध। ठीक है, ईसाइयों के विरुद्ध कट्टर धर्मावलंबियों का युद्ध, ये कहा था रीड एंड आउटरम ने। इसके बाद वीडी सावरकर ने कहा, इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये प्रथम युद्ध था। किसने कहा? वीर सावरकर जी ने, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। इसके बाद है इट वॉज अ नेशनल रिवोल्ट, ये कहा है बिसरैली ने, बिसरैली, BISRAELI, बिसरैली। इन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। SN सेन, क्या नाम है अब अगला? SN सेन, उन्होंने कहा इट वॉज अ वॉर स्टार्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन बट गोज इनटू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। SN सेन कहते हैं कि ये एक युद्ध था जो शुरू हुआ था धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म को बचाने के लिए, और वो बन गया स्वतंत्रता का युद्ध। ठीक है, ये कहा था SN सेन ने। आउटरम और टेलर, आउटरम एंड टेलर, दे सेड दैट इट इज अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। आउटरम और टेलर ने क्या कहा? देखिए, रीड एंड आउटरम ने कहा था कि ये फेनेटिक रिलीजनिस्ट वर्सेस क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, उनके बीच में वॉर है। वहीं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आउटरम एंड टेलर, वो रीड एंड आउटरम थे, आउटरम एंड टेलर है। इन्होंने क्या कहा आउटरम एंड टेलर ने? तो देखिए, आउटरम और टेलर ने कहा था कि इट वॉज अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, ये एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। फिर आते हैं TR होम्स। कौन आता है? TR होम्स। TR होम्स ने कहा इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, यानी ये सभ्यता और असभ्यता के बीच एक संघर्ष है। सबसे बचकाना मुझे इनकी बात लगती है, क्योंकि इनका कहना था कि अंग्रेज जो हैं वो सभ्य हैं और भारतीय असभ्य हैं, और ये एक सभ्य और असभ्य लोगों के बीच का युद्ध है। ठीक है, यानी अंग्रेजों और भारत के युद्ध को, भारतीयों के युद्ध को क्या कहा कि भारतीय असभ्य है, यानी असभ्य लोगों का समूह, और अंग्रेज सभ्य है, यानी सभ्य लोगों का समूह। तो असभ्य वर्सेज असभ्यता, ये सभ्य और असभ्य लोगों के बीच का संघर्ष है, ऐसा कहा इन्होंने। सभ्यता और असभ्यता के बीच का संघर्ष है। किसने कहा था? ये कहा था TR होम्स ने। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। इसके बाद RC मजूमदार के बारे में हम बात करेंगे। ही सेड इट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल एंड नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार ने क्या कहा? नोट कर लीजिएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल एंड नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार ने कहा कि ना तो ये पहला, ना तो ये राष्ट्रीय, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, ना तो ये पहला है, ना तो ये राष्ट्रीय है, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा? RC मजूमदार ने। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो थे उन्होंने कहा, जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा अ सोल्जर पीजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन एंड फ्यूडल बॉन्डेज। क्या कहा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने? अ सोल्जर पीजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन एंड फ्यूडल बॉन्डेज, यानी कि ये एक सैन्य
यह एक सिपाही किसान संघर्ष है। किसके विरोध में? विदेशियों के, विदेशी ताकतों और फ्यूडल बॉन्डेज यानी कि सामंतवादी बंधनों के विरोध में। ठीक है, यह एक सैन्य किसान संघर्ष है। किसके विरोध में? विदेशी बंधन और सामंतवादी बंधन के विरोध में यह एक सैन्य किसान संघर्ष है। किसने कहा था? जो मार्क्सिस्ट इतिहासकार हैं उन्होंने कहा। जॉन सीले ने कहा कि अ सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी लैक्स पॉपुलर सपोर्ट। अ सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी लैक्स पॉपुलर सपोर्ट। इसमें कहा गया कि यह एक स्वार्थी सैन्य विद्रोह था जिसमें जो है सपोर्ट को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट, ठीक है, इसको अपने साथ देख लीजिएगा कि जो है जो सपोर्ट है, जो सहारा आप कह सकते हैं क्या, कि जिसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, एक स्वार्थी सैन्य विद्रोह है जिसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। इसके बाद हम देखेंगे, अगला है अशोक मेहता। इन्होंने कहा इट इज़ एन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अशोक मेहता ने इसको कहा कि यह एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इट इज़ अ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके बाद आते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में, तो इन्होंने कहा इट वॉज क्राइसिस सेंड बाई गॉड। इट वॉज क्राइसिस सेंड बाई गॉड। किसने कहा? क्रिश्चियन मिशनरीज ने। तो ईसाई मिशनरी ने कहा कि ये एक समस्या है भगवान के द्वारा भेजी हुई। ठीक है, ये एक आपदा है। हाँ, क्राइसिस मतलब आपदा। तो ये एक आपदा है जिसे भगवान ने हमें भेजा, हमारे ऊपर भेजा है। ठीक है, इसके बाद आपके हैं एसबी चौधरी। एसबी चौधरी, इट इज अ कॉमन सिविल रिविलियन। इट इज अ कॉमन सिविल रिविलियन, आम नागरिक विद्रोह। ये क्या है? एक आम नागरिक विद्रोह है, एसबी चौधरी ने कहा। इसके बाद डॉक्टर ताराचंद ने कहा, स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर ताराचंद वाज represent the powerless class to get back their lost power. Represent the powerless class to get back their lost power. ये कहता है कि जो ये युद्ध हुआ, जो ये विद्रोह हुआ, ये प्रतिनिधित्व करता है किसका? जो पावरलेस क्लास है, यानी शक्तिहीन वर्ग का नेतृत्व करता है, या शक्तिहीन क्लास का, शक्तिहीन वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाना चाहते हैं। किसने कहा? डॉक्टर ताराचंद्र। इसके बाद आते हैं पीसी जोशी। नेशनल इन कैरेक्टर एंड स्प्रेडेड क्राइसिस एमंग कॉमन पीपल। पीसी जोशी ने क्या कहा? नेशनल इन कैरेक्टर एंड स्प्रेडेड क्राइसिस एमंग कॉमन पीपल, कि यह प्रकृति में राष्ट्रीय था और इसने आम जनता में समस्या फैलाई। आम जनता की समस्या जो थी उसको फैलाया इसने। इसके बाद हम आगे देखते हैं स्टैनली वॉलपर्ट। क्या देखेंगे? स्टैनली वॉलपर्ट। इन्होंने कहा फार मोर देन म्यूटनी येट लेस देन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये विद्रोह से कहीं ज्यादा था लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा कम था। ठीक है, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा कम था, ये कहा था स्टैनली वॉलपर्ट ने। किसने कहा था? स्टैनली वॉलपर्ट। फार मोर देन म्यूटिनी येट लेस देन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टैनली वॉलपर्ट। फिर इसके बाद है नॉट ओनली सिपॉय म्यूटिनी फॉर्म द शेप ऑफ सिविल रिविलियन। ये सिर्फ सैन्य विद्रोह नहीं था, इसने जो सिविल रिविलियन है, जो आम विद्रोह है उसको, या नागरिक विद्रोह है, उसको आकार दिया। ठीक है, ये एक सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं था, इसने जो आपका विद्रोह था, आम विद्रोह की अगर हम बात करें, अगर हम जनता के विद्रोह की बात करें, तो उसको एक इसने अपना प्रारूप दिया, एक अपना रूप दिया था। ठीक है, रियल फॉर्म वॉज फ्यूडलिज्म थ्रू सम नेशनलिस्ट एलिमेंट्स वर ऑल्सो प्रेजेंटेड। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि इसका जो वास्तविक रूप था वो सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रीय तत्व मौजूद थे। अब इसके साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, उसको हम देख लेते हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आपका नेचर यहाँ पे हो गया। आप इस सारी चीज़ों को
एक साथ लिखेंगे कि ये व्यूज़ थे, फिर उसमें आप कंक्लूजन में अपने व्यूज़ लिखेंगे कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसे ऐसे थी, क्यों, क्योंकि हम उसमें फैक्ट देंगे कि भाई देखो इसमें यहाँ पे मिलिट्री ने इस तरीके से ये किया, तो इससे हमको हम देखेंगे कि मिलिट्री जो है सिर्फ वो स्वार्थी नहीं है, जैसा कि कुछ हिस्टोरियंस ने कहा वैसा रियल नहीं है। मिलिट्री जो है वो पूरी तरीके से सेल्फिश नहीं थी, कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट थी। ठीक है, ऐसे आपको हर कॉज को इलेबोरेट करना है, ये मीन्स आंसर राइटिंग लिखने का एक तरीका है। ठीक, कि आपको जब इसके कंक्लूजन पे अगर हम नेचर की बात करते हैं आंसर राइटिंग करते समय, हालांकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आता है, बाई चांस कभी लकीली आ गया, आपकी किस्मत अच्छी है, तो आपको थोड़ा बहुत ये जनरल आंसर्स लिखने आने चाहिए। चलिए, आप लोगों को अगर इसमें लिखना होगा आंसर तो आप लिख के भेजिएगा, हम उसको भी रिमार्क करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो खैर, अच्छा मैं इसमें बता रहा था कि हाँ जब इसका नेचर लिखना होगा तो नेचर हम पहले तो ये बताएंगे कि हाँ भाई नेचर इसके जो है, जो हिस्टोरियंस ने अलग अलग इसके नेचर बताया है, और दो मेजर क्लासेस हैं जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए इसके नेचर को लेके। उसमें एक कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक वर्ग है, और एक आपका राष्ट्रवादी वर्ग है, नेशनलिस्ट क्लास है। ठीक, फिर उसमें आप देखेंगे कि कुछ रिमार्क हम देखेंगे किसने क्या कहा है, उनके हम कुछ पॉइंट आउट करेंगे, 5 6 10 जो आपको याद रहे उनके बारे में। फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें थी, हम जो कॉज हुई थी ना, कॉजेज हमने पढ़े ना, कारण पढ़े, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण पढ़े, तो उन कॉजेज को हम देखेंगे, उनको उनको हम यूज़ करते हुए वहाँ पे कोट करेंगे, उसकी बॉडी बनाएंगे कंक्लूजन्स के बीच में, कंक्लूजन के पहले, कि ये चीज़ें थी जिसकी वजह से स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और ये चीज़ों को देख के ये पता चलता है कि हाँ भाई ये नेशनलिस्ट भी है, ये आपका वार ऑफ इंडिपेंडेंस है कि नहीं है, आपका जो भी अपना व्यू है उसको आपको देना होगा, सारे कॉजेज को एग्जामिन करते हुए, और वो एग्जामिन आपको उस आंसर की बॉडी में लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, तो इसको नोट डाउन करिए। सबसे पहले तो हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट, तो ही वाज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो ये थे गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट। इसके बाद है लोटस एंड ब्रेड, ब्रेड वाज द सिंबल ऑफ रेबल्स, लोटस एंड ब्रेड। ठीक है, कमल और रोटी किसका निशान था, विद्रोहियों का, रेबल्स का निशान था, प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, लोटस एंड ब्रेड। इसके बाद हम देखेंगे रामचंद्र पांडुरंग क्या है, रामचंद्र पांडुरंग, ये भी हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में, फिर भी बता दे रहे, रामचंद्र पांडुरंग जो थे वो किसका रियल नेम था एक्चुअल में, वो थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इसके अलावा हम देखेंगे कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर, इनको कहते थे लॉयन ऑफ बिहार, कुंवर ऑफ जगदीशपुर को क्या कहते थे, लॉयन ऑफ बिहार, बिहार का शेर। इसके बाद अगला है मौलवी अहमदुल्ला, ही डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे, खास करके आपके स्टेट पीसीएस में। ठीक है, तो इंग्लिश यानी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किसने घोषित किया था, जिहाद किसने घोषित किया अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये हैं मौलवी अहमदुल्ला। इसके बाद है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास डिफेंड, लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल। तो धार्मिक अक्षमता अधिनियम जो भी हमने इससे पहले पढ़ाया इसी लेक्चर में, तो वो जिस समय पास होता है, जिस समय पारित होता है, उस समय आपके गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। सब नोट करते रहिए वीडियो पॉज करके, बाकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, डाकखाना अधिनियम 1854। ये जब पास हुआ उस समय भी आपके थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। से क्वेश्चन स्टेट में बहुत पूछा जाता है कि कोई एक इंसिडेंट देंगे और पूछ लेंगे कि उस इंसिडेंट के टाइम पे आपके गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आपका है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अधीनस्थ अलगाव की नीति। क्या है, अधीनस्थ अलगाव की नीति। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एम्बिशंस इज टू सब्जुगेट ऑल द नेटिव रूलर्स। मतलब जो भी आपके नेटिव रूलर्स थे, जो भी यहाँ के भारतीय जो राजा हुआ करते थे, उनको आपस में अलग रखना, मतलब किसी को भी एक नहीं होने देना। ठीक है, ये उनकी नीति थी। ठीक, तो अगर कभी पूछा जाए कि व्हाट इज पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अधीनस्थ अलगाव की नीति क्या होती, कभी ये पूछा जाए तो आपको ये चीज़ इतनी पता होनी चाहिए कि अधीनस्थ अलगाव में क्या आएगा। और वहीं एक दूसरी पॉलिसी इसके साथ में है, क्योंकि इसीलिए मैंने दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो एग्जाम टाइम में। दूसरा है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन,
अधीनस्थ संघ की नीति, वो अधीनस्थ अलगाव की नीति जहाँ पे पिछली स्टेट्स को आपस में एक ना होने दिया जाए, उनको अलग रखा जाए, ठीक है, उनको सेपरेट रखा जाए, उनको सब्जुगेट किया जाए, ठीक है। तो ये थी आपकी कौन सी पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। अब पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन क्या है, प्रिंसली स्टेट्स accepted British sovereignty and in return colonial government promised of non interference in their state। तो भैया ये जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने अंडर में अपने अधीनस्थ एक संघ बना रहे हैं किसका, प्रिंसली स्टेट का, देशी रियासतों का। कैसे कि वो प्रिंसली स्टेट को कहते हैं कि ऐसा है, आप हमारी संप्रभुता स्वीकार करिए, इफ यू विल एक्सेप्ट माई सोवेरेनिटी देन आई विल नॉट इंटरफियर इन योर स्टेट। अगर आप हमारी संप्रभुता स्वीकार करते हैं तो हम आपके राज्य के मामलों में दखल नहीं देंगे। तो ये थी पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, और जिसके चलते इसी पॉलिसी के तहत कई सारे जो देशी रियासतें थी, यानी कि जो आपके प्रिंसली स्टेट थी, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ठीक है, हम आपकी सोवरेनिटी स्वीकार कर ले रहे हैं और आप हमारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये आपका कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चन बुक्स से आते हैं कि 1857 से जुड़ी हुई बुक्स के बारे में, तो इसको भी हम लाइन से एक बार फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। तो सबसे पहले है एस एन सेन, इनकी बुक का नाम था 1857। एस एन सेन, इनकी बुक का नाम क्या है, 1857। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी हैं, बुक्स रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, बुक्स एंड डियर राइटर्स। तो सबसे पहले देखेंगे आप एस एन सेन, इनकी बुक का नाम है 1857, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, इनका बुक का नाम भी है 1857। इसके बाद है पीसी जोशी, इनकी बुक का नाम है रिबिलियन ऑफ 1857, ठीक है, रिबिलियन ऑफ 1857, या सॉरी रिबिलियन 1857, विद्रोह 1857, ठीक। इसके बाद आता है एचपी चट्टोपाध्याय, इसके बाद आते हैं एचपी चट्टोपाध्याय, तो इनकी बुक का नाम है सिपाही म्यूटनी 1857। सिपाही म्यूटनी 1857, सैन्य विद्रोह 1857। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको उनको थोड़ा बहुत खुद से समझना पड़ेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे ये बुक्स के नाम है, ठीक, तो अब ठीक है, आप इसको मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे सोचा तो नहीं रहा सब लिखने का, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट छोटे छोटे लिखना कोई मतलब नहीं होता, मैं बोल दूँ आप लिख लें वही बहुत है, बट ठीक है लिखवा दे रहा हूँ, नोट करिए, ठीक है। तो एक आपके हैं एटी इम्ब्रे, क्या है, एटी इम्ब्रे, नोट डाउन करते रहिएगा। एटी इम्ब्रे, इनकी बुक का नाम था रिवोल्ट 1857 इन इंडिया, भारत में 1857 का विद्रोह। आरसी मजूमदार की दो किताबें हैं, आरसी मजूमदार किताब के बारे में अगर बात करते हैं, एक है सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सैन्य विद्रोह एवं 1857 का विद्रोह। इसके बाद अगला है ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एंड इंडियन रिनेंसेस, रिनेंस, ब्रिटिश
पैरामाउंसी एंड इंडियन रिनेसेंस। द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीजेंट, इसका ये टाइटल है और सब टाइटल है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीजेंट। तो ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी ब्रिटिश सर्वोच्चता एवं भारतीय पुनर्जागरण, ब्रिटिश सर्वोच्चता एवं भारतीय पुनर्जागरण, और ब्रैकेट में इसका सब टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन पीजेंट, भारतीय किसानों की इतिहास एवं सभ्यता। इसके बाद अगला आता है इतिहास एवं संस्कृति। इसके बाद अगले हैं एस.बी. चौधरी। क्या है अगले? एस.बी. चौधरी। जब हम एस.बी. चौधरी की बात करते हैं तो इनकी 3 किताबें आएंगी आपके सामने। एक है सिविल रिबिलियन एंड इन इंडियंस म्यूटिनी। क्या है? सिविल रिबिलियन इन इंडियंस म्यूटिनी। देखिए सारी किताबों के नाम इंग्लिश में ही है, आप इसको चाहे तो देवनागरी में लिख लें, ठीक है। दूसरी है थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ठीक है। म्यूटिनी का मतलब होता है सैन्य विद्रोह, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिविल रिबिलियन इन इंडियंस म्यूटिनी, ठीक। दूसरा होगा थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी यानी भारतीय सैन्य विद्रोह की के सिद्धांत। इसके बाद है इंग्लिश हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑन इंडियन म्यूटिनी, इनकी तीसरी किताब का नाम है इंग्लिश हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑन इंडियन म्यूटिनी। इसके बाद आपके हैं रुद्रांशु मुखर्जी। कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी। तो जब हम रुद्रांशु मुखर्जी की बात करते हैं तो इनकी बुक का नाम था अवध इन रिवोल्ट, अवध इन रिवोल्ट यानी विद्रोह में अवध, ठीक। विद्रोह में अवध, अवध इन रिवोल्ट। इसके बाद अगले हैं वी.डी. सावरकर। कौन है? वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इनकी बुक का नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या था? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर अगले हैं अशोक मेहता। क्या नाम है? अशोक मेहता। अशोक मेहता की बुक का नाम है 1817 अ ग्रेट रिवोल्ट, 1857 एक महान विद्रोह। अशोक मेहता की बुक का नाम क्या है? 1817 अ ग्रेट रिवोल्ट। फिर है जॉन कए, जॉन कए। एक तो थे अशोक मेहता, अब हैं जॉन काए। तो जॉन काए की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर। क्या है? हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर। फिर है टी.आर. होम्स, इन्होंने बुक, इनकी बुक है सिपाही वॉर। जॉन काय की थी हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर, ठीक है, और टी.आर. होम्स की है सिपाही वॉर। जॉन काय हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर एंड टी.आर. होम्स सिपाही वॉर, ठीक है। फिर सैयद अहमद खान, अगले कौन है? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, इनकी बुक का नाम था कॉज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, भारतीय सैन्य विद्रोह के कारण, कॉज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। इसके बाद अगले हैं सेन गुप्ता के। कौन है? सेन गुप्ता के। इनकी बुक का नाम है रीसेंट राइटिंग्स ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857। सेन गुप्ता के इनका इनकी किताब का नाम है रीसेंट राइटिंग्स ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के स्वतंत्रता 1857 के विद्रोह पर हाल ही के लेखन, ठीक है। ये किताब का नाम है किसके? सेन गुप्ता के।
तो इसी के साथ भैया आपका 1857 का रिवोल्ट यानी कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वो पूरी तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट फैक्ट सबके साथ समाप्त है। अब आप इसके क्वेश्चन जाके लगाइए एग्जाम के, किसी भी प्रैक्टिस करिए, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स का लिंक, टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वो आपको पीडीएफ का मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। होम फोटो स्टेट और राय बुक शॉप का नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मेरे पर्सनल अकाउंट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के भी आपको लिंक मिल जाएंगे। मेरा वो नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, आपको बस इतना करना है कि आपको पढ़ना है। और वो प्राइस वाली चीज़ ना भूलिएगा, हिंदी मीडियम का जो भी नोट्स मुझे बना के भेजिएगा, जिसका सबसे अच्छा नोट्स होगा उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा, और उसके साथ ही साथ उसको कुछ मैं प्राइज़ भी दूंगा। अब वो प्राइस में भी कुछ उसके एड्रेस पे पेन मैं ऑर्डर कर दूं, मैं उसको कैश दे दूं, मैं उसको ऑनलाइन कुछ ट्रांसफ़र कर दूं, या कोई अच्छी सी कॉपी या कोई अच्छी सी बुक, में कुछ भी गिफ्ट कर सकता हूं, जैसा मेरा प्लान रहेगा। ठीक है, तो प्राइस चाहते हैं क्योंकि जब आप काम करें, कुछ भी आप नोट्स बना रहे हैं और उस नोट्स अगर आप अच्छा बनाएं तो उस पर कुछ तो आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना, तो वो मेरी तरफ से अप्रिसिएशन होगा आपकी मेहनत का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो आप भेज सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, जिसको बनाना होगा वो नोट्स अपने बना लेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों शेयर करते रहिए यार। हम बहुत जल्दी सिलेबस ऐसे ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारा इंडियन पॉलिटी भी अच्छा चल रहा है, 2 लेक्चर उसके अपलोड हो गए हैं पिछले 3 दिनों में। मॉडर्न हिस्ट्री भी हमारा ये चल ही रहा है। थोड़ा बहुत कभी कभार बीच में गैप हुआ भी, पिछले महीने काफ़ी सारा काम था, फैमिली में कुछ कैजुअलिटी हो गई थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मेरे कुछ एकेडमिक एग्ज़ाम्स थे, थोड़ा सा ग्रेजुएशन वगैरह मेरा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर मैं और एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहा हूँ, कुछ और एकेडमिक डिग्रीज लेना चाहता हूँ, तो उसके थोड़ा एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए थे, जिसकी वजह से मैं नहीं कंटिन्यू रख पाया। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि जो चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं 2024 के एग्ज़ाम के पहले तक ना, वो किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल रही है। अभी तो हिस्ट्री पॉलिटी है कि आप कहेंगे तो ये तो लगभग हर यूट्यूब चैनल पे मिलता है, लेकिन एक बार जाकर उनकी वीडियो देखिए, हमारी वीडियो देखिए, अंतर। और दूसरी चीज़ कि हम सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पे सीमित नहीं रहने वाले, हम आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, हम आपको जो एथिक्स है, एथिक्स इंटीग्रिटी का आपका पेपर है, जितने भी आपके पेपर्स होते हैं, चाहे वो आपके इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे इंडियन सोसाइटी हो, सोशल जस्टिस हो, सब कुछ प्री प्लस मेंस की पूरी कवरेज 2024 के एग्ज़ाम तक आपको मिलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आप सभी से। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।